तो दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जब भी बात करेंगे तो हमारा हमारा ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए आईयूसीएन पर। किस पर? आईयूसीएन। आईयूसीएन देखिए क्या है? आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, आप समझ रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन सी है? आईयूसीएन है। आईयूसीएन की देखो स्थापना जो हुई, आईयूसीएन की स्थापना हुई 1948 में, है ना, इस्टेब्लिशमेंट 1949। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर एक जगह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, जिनेवा के जस्ट पास में ही है ग्लैंड, है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी अगर कोई संस्था है तो वो कौन सी है? आईयूसीएन। आईयूसीएन इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, काम करना है तो पैसे तो चाहिए होंगे, है ना। तो आईयूसीएन को जो पैसा प्रोवाइड कराता है वो करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, है ना। आईयूसीएन को फाइनेंशियली हेल्प कौन करता है? WWF करता है। WWF का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1961 में है ना, और इसका हेडक्वार्टर सेम है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन को पैसा प्रोवाइड कराने के लिए कौन काम करता है? WWF काम करता है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। मतलब बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना सेमिनार वगैरह, मीटिंग्स वगैरह का ये ऑर्गेनाइजेशन करवाता है ना। इनसे जो पैसा फंड रेज होता है ये आईयूसीएन को देता है, ठीक है। फिर देखिए, आईयूसीएन का सबसे बड़ा काम क्या है? तो देखिए, आईयूसीएन जैव विविधता के संरक्षण हेतु रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक है। आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन इशूज रेड डाटा बुक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बात समझ रहे हैं? मतलब ये आप कहीं भी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? रेड डाटा बुक जो है आईयूसीएन जारी करता है। आईयूसीएन क्या करता है? रेड डाटा बुक के अंतर्गत उसने पूरे विश्व के में जो भी जानवर और पौधों की प्रजातियां है ना, उसको 5 कैटेगरी में बांटा है ना, ठीक है। तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत फ्लोरा तथा फौना, ये तो आप समझते हैं आप कि विभिन्न प्रजातियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है ना। आप लिख सकते हैं इन रेड डाटा बुक फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज आर classified into 5 कैटेगरीज, ठीक है। अब देखो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी जो है ना वो है विलुप्त। विलुप्त मतलब क्या हो गया? एक्सटिंक्ट। मतलब ऐसी पादप या जंतुओं की प्रजातियां जो हमें पता है पहले कभी एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं है, तो अब उसको अपन क्या बोलेंगे? विलुप्त। जैसे डायनासोर हमें पता है, डोडो पक्षी,
मेडागास्कर में मिलता था, अब नहीं मिलता। तस्मानियन डेविल तस्मानिया में मिलता था, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप है, अब नहीं मिलता है ना। दूसरी है दुर्लभ, दुर्लभ यानी कि रेयर। ऐसे पादप और जंतु की प्रजातियां, इस टाइप की स्पीसीज जो कहते हैं ना मुट्ठी पर रह गई है, जिनकी संख्या बिल्कुल एकदम उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 इस टाइप के रह गए हैं, है ना, उनको कहते हैं दुर्लभ। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कभी कभी इनको देखने का हमें मतलब कहते हैं ना समाचार आ जाता है, न्यूज आ जाता है कि भाई यहाँ पर इसको देखा गया। जैसे एक है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन, गोडावन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, एक पक्षी है। अब ये बिल्कुल ही रेयर हो गया इसकी साइटिंग, मतलब कहते हैं कि मुश्किल से 10-15 बचे होंगे। ओके, तीसरा आप देखें तो एक है संकटापन। संकटापन होता है एंडेंजर्ड। संकटापन क्या है, एंडेंजर्ड। मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि आप समझ सकते हैं कि जिनकी संख्या हजारों में बची है, सैकड़ों में बची है और लगातार कम हो रही है। जैसे आप बाघ को ले लीजिए, टाइगर, है ना, इनको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या लगातार क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अगर इनको अभी नहीं रोका गया, इनकी संख्या को नहीं बचाया गया, तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं रोका गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। एक कैटेगरी और होती है जिसको अपन कहते हैं सुमेध्य। सुमेध्य मतलब वनरेबल, वनरेबल, है ना। वनरेबल क्या होता है, मतलब इनकी संख्या तो बहुत है पर इनका शिकार बहुत होता है। संख्या तो है, सफिशिएंट है, बट शिकार बहुत होता है। जैसे हिरण, डियर को ले लीजिए आप, जैसे खरगोश को ले लीजिए, है ना, इनका बहुत शिकार होता है, ठीक है। तो ये वनरेबल है। और पांचवी जो कैटेगरी है उसको कहते हैं जानकारी नहीं। जानकारी नहीं, या आप कह सकते हैं नॉट नोन। ऐसे कोई पादप या जंतु की प्रजाति आ जाए जिसके बारे में हमें कोई बड़ी जानकारी नहीं है, तो उसको अपन किस में डाल देंगे, उसको अपन डाल देंगे नॉट नोन में, डाल देंगे कि भाई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता को बचाने के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, IUCN है। और IUCN ही जो क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक है। ओके, रेड डाटा बुक के अंतर्गत ही ये 5 कैटेगरी आती है। IUCN को फाइनेंशियल मदद कौन देता है, WWF देता है। ओके, ठीक है। फिर देखिए, मैंने आपको जब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अभी बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसमें मैंने आपको देखिए सबसे पहले जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताए, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व बताए। अब देखिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में क्या फर्क है, अपन थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं अपन थोड़ा सा, राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, दोनों में फर्क क्या है, सेंचुरीज, दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करें। देखिए सबसे पहले नेशनल पार्क। देखिए अगर नेशनल पार्क अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो ये कौन सरकार स्थापित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। मतलब कि नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि अभ्यारण्य जो होते हैं ये किसके द्वारा स्थापित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, है ना, स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब आपको अगर एक नेशनल पार्क बनाना है तो आपको बकायदा पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका एक राष्ट्रीय पार्क स्थापित होगा। मतलब नेशनल पार्क स्टैब्लिश करने का होल एंड सोल डिसीजन किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट अगर आपको एक सेंचुरी बनानी है, सेंचुरी बनानी है, अभ्यारण्य बनाना है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकार लेती है। वही प्रोसेस वही है, राज्य सरकार को अपने राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेशंस है, यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं या विधान परिषद है, तो दोनों में, उनमें आपको बिल लाना पड़ेगा, उस पर वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी से वो पास होगा, फिर राज्य के अंदर है तो गवर्नर के साइन होंगे, उसके बाद आप एक अभ्यारण्य का दर्जा देंगे। फिर देखिए राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार की
मानवीय गतिविधि, मानवीय गतिविधि पूर्णतया प्रतिबंधित होती है, प्रतिबंधित ना। ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, समझ रहे हैं आप। मतलब जैसे लकड़ियां काटना के साहब चलो लकड़ियां काट लेते, या सूखी लकड़ियां जमा कर लेना, या वनों के उत्पाद है ना, जंगल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि शहद इकट्ठा कर लिया, फल तोड़ लिए, गोंद लेके आ गए, इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते अगर किसी जगह को क्या स्टेटस मिला हुआ है, नेशनल पार्क का स्टेटस मिला हुआ है। बट यहां सीमित प्रतिबंध के साथ मानवीय गतिविधियों की छूट मिलती है, छूट मिलती है, मतलब लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। यहां पे क्या होता है कि प्रतिबंध तो होते हैं, देखो एकदम ऐसा नहीं एक बिल्कुल फ्री मामला है, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होते हैं, है ना। जैसे कि एक्चुअली क्या होता है, अभ्यारण्य बनाने का मेन रोल क्या है, उद्देश्य क्या है, आप वो समझो। देखो कई जगहों पर तो क्या होता है कि जंगल बहुत घने होते हैं, है ना, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होती है, यह बहुत नाम मात्र की होती है। कई सारे जंगल ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज है ना, ट्राइबल एरिया समझते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे मतलब जंगलों के आसपास, जंगलों के बीच में, जंगलों के कहते हैं ना पेरिफेरी के अंदर बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। अच्छा, वो जनजातियां जो हैं बेसिकली जो ट्राइब्स हैं, वो अपना सब कुछ जंगल को मानती हैं, है ना, उस जंगल पर उनका जीवन निर्भर है, जंगल एक्चुअली उनकी संस्कृति का हिस्सा है। आप जबरदस्ती उन लोगों को जंगल से बाहर नहीं निकाल सकते, आप जबरदस्ती उनको जंगल के उत्पाद जो कि वो सदियों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, आप एकदम से आके नहीं कह सकते नहीं नहीं अब हटाओ हटाओ अब नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जहां कहीं पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यार ये ट्राइब्स जो हैं हजारों सालों से रह रही है, इनकी संख्या भी ज़्यादा है, इनको हटाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हमें इस जगह को प्रोटेक्ट तो करना है, तो हम क्या बना देते हैं, एक अभ्यारण्य बना देते हैं, सेंचुरी बना देते हैं। तो सेंचुरी में क्या होता है कि रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां पर वो सब छूट मिलती है, जैसे आपने अपने पशुओं की चराई कर ली, आपने वहां पर किसी प्रकार की वो पेड़ों की कटाई कर ली, लकड़ी इकट्ठा कर लिया, ये सब चीजें हो जाती है ना। पर आप बाहर से जाके अब वहां पे माइनिंग करना, लकड़ियों की कटाई करना, ये सब चीजें किसी अभ्यारण्य में नहीं कर सकते। और अगर किसी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया है ना, और अगर वहां पर कोई पॉपुलेशन है, फिर उसको रीलोकेट करना पड़ेगा, मतलब सरकार अपनी जमीन देगी, सरकार अपनी वहां पर उसको सारी सुविधाएं देके या कंपनसेशन दे के वहां के रहने वाले लोगों को किसी और जगह पे बसाएगी और उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देगी। ओके, तो राष्ट्रीय पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क में ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, बैंड है, और उधर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, ओके।